हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के एनसीईआरटी का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, एनिमल किंगडम। और क्योंकि ये एक बहुत ही लेंदी चैप्टर है तो हम इसे 3 पार्ट में कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 1 पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें इंट्रोडक्शन से लेके फाइलम टीनोफोरा तक हम पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और पढ़ाने का तरीका बिल्कुल वही सेम रहेगा। पहले मैं आपको एनसीईआरटी की पूरी लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी और फिर हम शॉर्ट नोट्स में उसको साथ के साथ रिवाइज करते जाएंगे, ताकि सारी चीज़ें हमें यहीं पर अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम के अंदर जो सबसे पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं वो हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। एनिमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं। यानी एनिमल किंगडम के अंदर आपको जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर होंगे, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर एनिमल्स का क्या होता है कि इनके अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। जैसे आपको पता है कि सारे प्लांट्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, ऐसे ही सारे एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर एनिमल्स का क्या होता है कि ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। यानी ये अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या है, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है और ये अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं ये। तो ये होते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एनिमल्स के। अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको क्या दिखता है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स दिखते हैं। यानी उनके जो स्ट्रक्चर और फॉर्म है वो एक दूसरे से बहुत वेरी करते हैं। अब जैसे आप एक डॉग और एक कैट का एग्जाम्पल लीजिए, दोनों देखने में थोड़े डिफरेंट होते हैं, दोनों की मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन इनके अंदर कुछ ऐसे फंडामेंटल फीचर्स होंगे जो सिमिलर होंगे, जिसकी वजह से इन दोनों को क्या किया गया है, एनिमल किंगडम में प्लेस किया गया है। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था, एज ओवर अ मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ, यानी अभी तक मिलियंस ऑफ स्पीशीज एनिमल्स की डिस्क्राइब हो चुकी हैं। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। इसकी वजह से अब क्लासीफाई करने की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर हम उन्हें प्रॉपरली क्लासीफाई नहीं करेंगे तो हम किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं हम कैसे बताएंगे, या हमें किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है तो हम उसे कैसे बताएंगे। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीशीज। क्लासिफिकेशन किस चीज़ में हेल्प करती है, अगर कोई न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज है तो उसे क्लासिफिकेशन के अंदर एक सिस्टमेटिक पोजीशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। यानी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे, उसका अपीयरेंस होगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा, जिसके बेसिस पे क्या करते हैं, उसको एक सिस्टमेटिक पोजीशन प्रोवाइड कर देते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स। यानी कि अभी हमने बोला कि कुछ डिफरेंसेस हैं इनके स्ट्रक्चर और फॉर्म में, लेकिन उसके बावजूद भी इनके अंदर कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें एक ही कैटेगरी में प्लेस किया जाता है। किस रिलेशन में? इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सब कैटेगरीज में इन ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, जिसकी वजह से इन्हें सेम कैटेगरी में प्लेस किया जाता है। अब इन सब चीज़ों को आगे चल के हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। तो अब इस पैराग्राफ में हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसे एक बार साथ में रिवाइज भी कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? ओवर अ मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ, यानी मिलियंस ऑफ स्पीशीज डिस्क्राइब हो चुकी है एनिमल्स की, इसीलिए द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। नीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग अ सिस्टमेटिक पोजिशन टू अ न्यू स्पीशीज। एक सिस्टमेटिक पोजिशन प्रोवाइड करती है न्यू स्पीशीज को क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बेसिस था क्लासिफिकेशन का? अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आगे चल के चैप्टर में हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स क्या होता है, बॉडी सिमेट्री कितने टाइप की होती है, नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम का मतलब क्या होता है, क्या डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिफरेंसेस हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। उसके पहले हम एक चीज़ और स्टडी कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं फाइलम्स। इस चैप्टर में हम एनिमल्स को किस कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं? फाइलम्स के अंदर स्टडी करने वाले हैं। कितने फाइलम्स हैं हमारे पास? यहाँ पर 11 फाइलम्स हमें दिख रहे हैं और आपको इन फाइलम्स को एज इट इज इसी सीक्वेंस में याद करना है। फर्स्ट है पोरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा जिसका अदर नेम है निडेरिया,
फिर आता है टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इन फाइलम्स को आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि आगे आने वाले पैराग्राफ में जो भी फीचर्स हम पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को हम इन्हीं फाइलम्स में क्लासिफाई करते जाएंगे। इसको याद रखने का एक सिंपल सीक्वेंस आप ये बना सकते हैं, पोरीफेरा को आप पी से याद रख सकते हैं, उसके बाद सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा को सी स्क्वायर से, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस का पी आता है, फिर एस्केहेल्मिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा को आप ए3 से याद रख सकते हैं, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा को आप एज इट इज याद रख सकते हैं। तो क्या हो गया, PC2, PA3, MEHC। सब लोग अपने अपने तरीके से इसको याद करते हैं, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे इनको लेकिन इसी सीक्वेंस में याद करना। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए पहले हमें एक चीज समझनी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या है बेसिक यूनिट, सेल। अब ये सेल एग्रीगेट होते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, साथ में मिलकर टिश्यू। अब टिश्यू कंबाइन होकर क्या करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन कंबाइन होकर क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले आप इस चीज को समझो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट हो गई सेल। अब इसी तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, थोड़ा और वो एग्रीगेट हुए इकट्ठा होके वो टिश्यू बना लेंगे तो उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ऐसे ही टिश्यू कंबाइन होके क्या बना लेंगे, एक ऑर्गन बना लेंगे। तो ये अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आपको डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। Level of organization. Though all members of Animalia are multicellular, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cells. अभी हमने पढ़ा था कि एनिमेलिया के अंदर क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्यूलर होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल है उसका पैटर्न सबके अंदर सेम नहीं होता। किसी के अंदर सेल्यूलर होता है, किसी के अंदर टिश्यू लेवल होता है। यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पंजेस द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट, that is they exhibit cellular level of organization। तो स्पंजेस के अंदर क्या है कि सेल जो है वो लूज सेल एग्रीगेट्स के फॉर्म में ऐसे ही पड़े रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, वो कंबाइंड होकर टिश्यू नहीं बनाते। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर देखने को मिलता है, स्पंजेस के अंदर। क्या है इनके अंदर, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि इनके अंदर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर फंक्शन तो सारे परफॉर्म हो रहे हैं, तो क्या होता है कि इस तरीके से सारे सेल अलग अलग यूं ही उसके अंदर रहते हैं। पर अब अगर इन्हें फंक्शन परफॉर्म करने हैं बॉडी के, तो क्या हुआ, इन्होंने एक सेल को बोल दिया आप रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करो, दूसरे सेल को यहाँ पर बोल देंगे कि आप एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करो। यानी जो अलग अलग सेल है, कोई रिपेयर का फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, कोई रिप्रोडक्शन करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग सेल को अलग अलग फंक्शन दे दिया। भले ही सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सारे के सारे सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज। यानी कि फंक्शन सारे परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन कोई टिश्यू या ऑर्गन परफॉर्म नहीं कर रहा, इंडिविजुअल सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल्स। किसके अंदर देखने को मिलता है, स्पंजेस के अंदर, डिवीजन ऑफ लेबर। अब सिलेंट्रेट्स के अंदर क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ cells is more complex. Here the cells performing the same function are arranged into tissues, hence is called tissue level of organization. Coelentrates के अंदर क्या होता है कि cells का arrangement और complex हो जाता है। यहाँ पर जो भी cells same function perform करते हैं, उन्हें arrange करके क्या बन जाते हैं, वो tissues बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, tissue level of organization. A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by members of Platyhelminthes and other higher phyla where tissues are grouped together to form organs. यहाँ पर अब इसके आगे के जो फाइलम है, जैसे हमने पढ़ा था ना, पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक फाइलम होते हैं, तो पोरीफेरा जो है सबसे लोअर लेवल है और कॉर्डेट्स तक आते आते हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो उसके अंदर क्या होगा, नेक्स्ट लेवल में प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर क्या हुआ, टिश्यूज एक साथ ग्रुप हो गए और इन्होंने क्या किया, ऑर्गन्स बना लिए। अब ये ऑर्गन जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे हमने देखा है कि हार्ट क्या करता है, हार्ट का पंपिंग एक्शन होता है, ठीक है। ऐसे ही लंग्स क्या करते हैं, लंग्स का रेस्पिरेटरी एक्शन होता है। तो हर एक ऑर्गन हमारी बॉडी में क्या करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है।
और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कौन सा हो गया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। किसके अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्कीहेल्मिन्थेस के अंदर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क्स, echinoderms and chordates, organs have associated to form functional systems. Each system is concerned with a specific physiological function. अब इसके जो हायर लेवल हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्कीहेल्मिन्थेस के ऊपर आते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इनके अंदर क्या देखने को मिल रहा है हमें, इनके अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंट ऑर्गन है वो एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं और साथ में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन ये लोग मिलके परफॉर्म करते हैं। यानी एक ऑर्गन के ऊपर अगर कुछ इफेक्ट होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे ऑर्गन के ऊपर देखने को भी मिलता है। इसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये भी सबके अंदर एक जैसा देखने को नहीं मिलेगा। किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज रहती हैं, कुछ डिफरेंसेस रहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्या, इनकी जो बॉडी होती है, फॉर एग्जाम्पल जो भी इनकी बॉडी है उसमें एक सिंगल ओपनिंग ही रहती है। यही ओपनिंग एज माउथ भी एक्ट करती है और यही ओपनिंग एज एनस भी एक्ट करती है। यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस की बॉडी में इसी ओपनिंग से फूड अंदर जाता है और इसी ओपनिंग से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर आते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, जहां जिस भी डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सिंगल ओपनिंग से दोनों फंक्शन परफॉर्म होते हैं उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, कंप्लीट क्या होगा, जिसके अंदर टू ओपनिंग्स होंगी। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। कंप्लीट का भी हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनकी बॉडी में क्या होता है, ये एक रफ एग्जाम्पल है। इनकी बॉडी में ये होती है आउटर बॉडी वॉल और ये होता है माउथ टू एनस एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, एक सेपरेट ओपनिंग होती है माउथ की और एक सेपरेट ओपनिंग होती है एनस की। माउथ से फूड बॉडी में अंदर आता है और एनस से फूड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बन के बाहर निकल जाता है। तो इस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, जिसमें टू ओपनिंग्स होती हैं, इसे बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरीके से सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप्स। सर्कुलेटरी सिस्टम भी अब कैसा हो सकता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, टू टाइप का, या तो ओपन टाइप का हो सकता है या फिर क्लोज टाइप का हो सकता है। अब ओपन टाइप में हम क्या देखते हैं, इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बेस्ड इन इट। ओपन टाइप में क्या होता है कि कुछ आर्टरीज का, वेन्स का नेटवर्क प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर ब्लड जो है वो हार्ट से निकलता है और डायरेक्टली सेल्स और टिश्यूज के ऊपर जाता है। ऐसा लगता है जैसे सेल्स एंड टिश्यूज आर बेदिंग इन इट, नहा रहे हैं वो उसके अंदर, क्योंकि सेल्स और टिश्यूज के ऊपर डायरेक्टली ब्लड उनके कॉन्टैक्ट में आ जाता है। लेकिन क्लोज टाइप में क्या होता है, द ब्लड इज सर्क्यूलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो जिनके अंदर भी क्लोज टाइप का सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है उनके अंदर हार्ट से ब्लड वेसल्स निकलती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज निकलती हैं और हर किसी का डायमीटर अलग अलग होता है। उनके थ्रू ये ब्लड सर्कुलेट होता हुआ सेल्स और टिश्यूज के कांटेक्ट में आता है, लेकिन इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। वहां पे गैसेस का और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है और फिर वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, वो हार्ट तक चला जाता है। तो एक नेटवर्क है, एक पूरा सिस्टम है जिससे ये ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। इसीलिए यही डिफरेंस होता है ओपन टाइप और क्लोज टाइप में। ओपन टाइप में क्या हो रहा है कि ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं सेल्स और टिश्यूज, और क्लोज टाइप में एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, आर्टरीज है, सिस्टम है पूरा, जिसके थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। और इनको क्यों बोला गया है डिफरेंट ल्यूमन का, डिफरेंट डायमीटर्स का, क्योंकि इनका जो ल्यूमन होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे आर्टरीज का जो ल्यूमन होता है वो नैरो होता है, इनका नैरो ल्यूमन होने की वजह से इनके अंदर डायमीटर कम होता है और ब्लड प्रेशर इनके अंदर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ऐसे ही वेन्स जो होती हैं उनका ये जो ल्यूमन है ये वाइड होता है और वाइड होने की वजह से इसका डायमीटर ज्यादा होता है और इनके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो कम रहता है। तो अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं एक बार अब हम उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या पढ़ा, ऑल मेंबर्स ऑफ एलिमेलिया आर मल्टी सेल्यूलर बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर हैं लेकिन जो
पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल है वो सबके अंदर अलग अलग होता है। जैसे कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जहां पर सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, ठीक है। और इसके अंदर ही आपको देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि अलग अलग सेल्स हैं, लूज एग्रीगेट्स हैं, तो हर एक सेल को एक एक फंक्शन परफॉर्म करना रहता है। इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, स्पंजेस होते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स है, सेल्स का अरेंजमेंट है वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज। जो सेम टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सेल्स, वो अरेंज हो जाते हैं टिश्यूज में, और इसे बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सिलेंट्रेट्स के अंदर देखने को मिलता है। ये सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा दोनों के ही अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पर मेंशन नहीं है, आगे मेंशन किया हुआ है इसको, ठीक है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अ स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये टिश्यू लेवल से हायर लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। टिश्यूज आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। यहाँ पे टिश्यू को ग्रुप टुगेदर कर दिया जाता है टू फॉर्म ऑर्गन्स। ईच ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड अदर हायर फाइला। तो ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्कीहेल्मिन्थेस में, क्योंकि एनेलिडा से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, ऑर्गन्स हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम्स। यहाँ पर ऑर्गन्स एसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो जाते हैं और फंक्शनल सिस्टम्स बना लेते हैं। ईच सिस्टम कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। हर एक सिस्टम एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है, एनिलिड्स, आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स। एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम इन वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। अब ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर ऑर्गन सिस्टम जो होगा वो सेम ही टाइप का रहेगा, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं उसके, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमने क्या देखा था, इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी दैट सर्व बोथ एज माउथ एंड एनस। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या देखा था, सिंगल ओपनिंग होती है प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर, जो कि माउथ और एनस दोनों की तरह एक्ट करती है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हैविंग टू ओपनिंग्स माउथ एंड एनस। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स होती हैं, माउथ की अलग ओपनिंग होती है और एनस की अलग ओपनिंग होती है, जैसे कि ये ह्यूमंस में देखने को मिलता है। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमने टू टाइप्स का देखा था, ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का। ओपन टाइप में क्या पढ़ा था, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बेस्ड इन इट। क्लोज टाइप में क्या होता है, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर। यहाँ पर एक पूरा सिस्टम है, एक सीरीज ऑफ वेसल्स हैं, अलग अलग डायमीटर की वेसल्स हैं, आर्टरीज हो सकती हैं, वेन्स हो सकती हैं, कैपिलरीज हो सकती हैं। इनके थ्रू ब्लड जो है वो प्रॉपर चैनल से फ्लो करके टिश्यू और सेल्स के कांटेक्ट में आता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, और इसी को बोलते हैं क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अब हम पढ़ते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम उसकी सेंट्रल एक्सिस से बीच में से कट करेंगे और हमें दो इक्वल हाफ ऑब्टेन हो जाएंगे, तो हम उसकी बॉडी को बोलेंगे कि इसकी बॉडी सिमेट्रिकल है। सिमिलरली अगर उसकी बॉडी को हम बीच में से कट करें और हमें टू इक्वल हाफ ऑब्टेन ना हो, तो हम उसकी बॉडी को बोलते हैं एसिमेट्रिकल। यहाँ पर हम तीन तरह की सिमेट्री पढ़ेंगे, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। अब देखते हैं ये सब क्या होता है। Animals can be categorized on the basis of their symmetry. Sponges are mostly asymmetrical. That is, any plane that passes through the center does not divide them into equal halves. स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। इसका मतलब क्या है, अगर उनकी बॉडी को किसी भी प्लेन से कट करो आप, तो भी कभी भी दो इक्वल हाफ आपको नहीं ऑब्टेन होंगे। तो स्पंजेस की बॉडी क्या होती है, कुछ इस तरीके से इररेगुलर बॉडी होती है। अगर आप इसे इस प्लेन से कट करोगे तो भी दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे, अगर इस प्लेन से कट करोगे तो भी दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इनकी बॉडी को क्या बोला है, एसिमेट्रिकल बॉडी बोला है स्पंजेस को। एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ्स। कोई भी प्लेन से आप कट कर लो इनकी बॉडी के सेंटर से, ये कभी भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे।
अब नेक्स्ट टाइप की सिमेट्री कौन सी है? रेडियल सिमेट्री। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। तो रेडियल सिमेट्री जिन ऑर्गेनिजम्स की होती है उनकी बॉडी को अगर आप किसी भी प्लेन से कट करोगे तो हमेशा दो इक्वल हाफ ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी इस तरीके की है, अगर आप इसे इस प्लेन से कट करोगे तो भी दो इक्वल हाफ मिलेंगे, इस प्लेन से कट करोगे, इस प्लेन से कट करोगे, ये कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल में क्या था? आप किसी भी प्लेन से कट करोगे तो आपको कभी भी दो हाफ नहीं मिलेंगे। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है? आप किसी भी प्लेन से कट करोगे आपको हमेशा दो हाफ मिलेंगे। सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी प्लान। इन तीनों में आपको कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है? रेडियल सिमेट्री। लेकिन इकाइनोडर्म्स में कौन होते हैं? जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं उनके अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। इनका जो लार्वा होता है इकाइनोडर्म्स का, वो कौन सी सिमेट्री शो करता है? बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये एक एक्सेप्शन है कि इकाइनोडर्म्स दोनों में आते हैं, रेडियल में भी आते हैं, बाइलेटरल में भी आते हैं। इनका एडल्ट कौन सी सिमेट्री शो करता है? रेडियल सिमेट्री। और इनका लार्वा कौन सी सिमेट्री शो करता है? बाइलेटरल सिमेट्री। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। एनिमल्स लाइक एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, राइट एंड लेफ्ट हाफ, ओनली वन प्लेन। अभी आपने देखा एसिमेट्रिकल, फिर आपने देखा रेडियल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि सिर्फ एक ही प्लेन से आप उस ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा में आपको क्या देखने को मिलती है? बाइलेटरल सिमेट्री। और बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिज्म है आप उसको सिर्फ किसी एक प्लेन से ही कट करोगे तो दो आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या होता है बाइलेटरल सिमेट्री में? किसी एक ही प्लेन से कट करने पे दो इक्वल हाफ आपको देखने को मिलेंगे। एसिमेट्री में कभी भी नहीं मिलेंगे किसी भी प्लेन से दो हाफ, रेडियल में हमेशा मिलेंगे किसी भी प्लेन से कट करने पे दो हाफ, और बाइलेटरल में सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा होगा जिससे उस ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे तो आपको दो आइडेंटिकल हाफ मिलेंगे। तो ये तीन तरह की सिमेट्री होती है। एसिमेट्री हमें देखने को मिल रही है स्पंजेस में, रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिल रही है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में, और बाइलेटरल सिमेट्री एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक आपको सब में देखने को मिलेगी। इस डायग्राम में हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिल रही है। इस ऑर्गेनिज्म को आप चाहे किसी भी प्लेन से कट कर लो, इससे इससे या फिर किसी भी प्लेन से कट कर लो, आपको हमेशा दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं, इसलिए ये रेडियल सिमेट्री का डायग्राम है। इसी तरह अगर बाइलेटरल सिमेट्री का आप देखोगे तो इस क्रैप को सिर्फ इसी प्लेन से कट करने पे दो इक्वल हाफ मिल रहे हैं। अगर हम इसे इस प्लेन से कट कर दें तो हमें दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे, किसी और प्लेन से भी अगर हम कट करेंगे तो हमें दो इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। तो अभी सिमेट्री में हमने क्या पढ़ा, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सिमेट्री में क्या है? एसिमेट्री में क्या होगा? एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हाफ्स, जैसे कि स्पंजेस में हमें देखने को मिलती है एसिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या देखा? व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, कोई भी प्लेन हमेशा दो हाफ में कट करेगा। सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स और इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स में भी कहां पर देखने को मिलती है? एडल्ट इकाइनोडर्म्स में देखने को मिलती है रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ओनली इन वन प्लेन, सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा कट होगा जिससे बॉडी आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट में डिवाइड होगी। इसका एग्जांपल है एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, और कॉर्डेटा तक सभी में बाइलेटरल सिमेट्री ही देखने को मिलती है। हम समझते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसको समझने से पहले एक और चीज समझना जरूरी है। जब जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उस एम्ब्रियो के अंदर क्या फॉर्म होता है? जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। इन जर्म लेयर्स से ही बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं बाद में चल के। तो ये जर्म लेयर्स कितनी होती हैं एम्ब्रियो के अंदर? 3 जर्म लेयर्स होती हैं। 3 जर्म लेयर्स में सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है? एक्टोडर्म। मिडिल लेयर कौन सी होती है इसके अंदर? मिडिल लेयर होती है मीजोडर्म। और सबसे इनर लेयर इसके अंदर कौन सी होती है? एंडोडर्म। सबसे इनर लेयर कौन सी हो गई? एंडोडर्म। तो हमने समझा कि जाइगोट के बाद जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो के अंदर जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। जर्म लेयर्स कितनी होती हैं? 3 होती हैं। आउटर होती है एक्टोडर्म, मिडिल होती है मीजोडर्म और इनर होती है एंडोडर्म। इन जर्म लेयर्स से ही डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो अब अगर आप ये समझो, जैसे आप देखो कि हमारी ह्यूमन बॉडी को आप एक सिलेंडर से कंपेयर करो, ठीक है। हम ये समझते हैं कि ये ह्यूमन बॉडी है और ये जो है माउथ है और ये एनस है। इसके बीच में आपको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसमें हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ये हो गई हमारी बॉडी वॉल।
और इसे क्या बोलते हैं, गट वॉल। जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होती है उसे क्या बोलते हैं, गट वॉल। अगर हम इसी को इस तरीके से कट करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो अब जो डायग्राम हम स्टडी करने वाले हैं वो इसी का ट्रांसवर्स सेक्शन है, टीएस है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से दिख रहा है, ये दिख रही है आपको सबसे बाहर वाली एक्टोडम, सबसे आउटर लेयर है हमारी एक्टोडम। फिर मिडिल में आपको क्या दिख रही है, ये तो मिजोग्लिया है। डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म की जगह मिजोग्लिया प्रेजेंट होती है। मिडिल वाली क्या दिख रही है आपको, मीजोडर्म। और सबसे अंदर की लेयर जो ये ब्लैक कलर की लेयर है यहाँ पर इस डायग्राम में, वो होती है एंडोडर्म। तो अब हम समझते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, जिनके अंदर टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स में अरेंज है सेल्स, उन्हें बोल रहे हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक्सटर्नल हो गई इसमें एक्टोडर्म और इंटरनल हो गई इसमें एंडोडर्म। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर एक्सटर्नल एक्टोडर्म है, इंटरनल एंडोडर्म है। बीच वाली लेयर डिफरेंशिएटेड नहीं होती। जिन ऑर्गेनिज्म में दो ही जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है उन्हें बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और जिन ऑर्गेनिज्म में तीनों का फॉर्मेशन होता है उनमें एक एक्टोडर्म भी होती है, एक मिडल मीजोडर्म भी होती है और एक एंडोडर्म भी होती है। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। तो डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं उनके अंदर एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है, मिजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म की जगह पर एक अनडिफरेंशिएटेड मिजोग्लिया लेयर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर कोई सेल्स नहीं होते, इसीलिए ये अनडिफरेंशिएटेड होती है। दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर, मीजोडर्म, किसके बीच में होती है, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म के बीच में होती है, उन्हें कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल्स होते हैं सिलेंट्रेट्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेट्स तक, सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो हमने इसका डायग्राम भी अच्छे से देख लिया है कि कौन सी लेयर्स किस में प्रेजेंट है। अब एक बार हमने जो अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में क्या पढ़ा हमने कि एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू लेयर्स, ठीक है, इसीलिए डिप्लो। तो क्या हो गया, आउटर हो गई एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इनर हो गई इंटरनल एंडोडर्म। बीच में यहाँ पर एक अनडिफरेंशिएटेड मिजोग्लिया भी है, एग्जाम्पल है इसका सिलेंट्रेट्स। ऐसे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमने क्या पढ़ा, एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थ्री जर्मिनल लेयर्स, एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म है, फिर मिडल मीजोडर्म है और फिर इंटरनल एंडोडर्म है। इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेट्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिलोम। तो सबसे पहले समझते हैं कि सिलोम का मतलब क्या होता है। अब मैं फिर से आपको वही डायग्राम एक बार फिर से बना के बताती हूँ। समझ लो कि ये ह्यूमन बॉडी है और ये इस तरीके से आउटर बॉडी वॉल है इसकी। आउटर बॉडी वॉल ये हो गई है। इसके बाद इसके अंदर हमने बनाई है, एक ओपनिंग होती है माउथ की और एक ओपनिंग होती है एनस की। इसके बीच में जो भी है ये हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है और इसकी जो वॉल होती है इसे बोलते हैं गट वॉल। और इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा स्पेस है इसे बोलते हैं सिलोम। क्या बोलते हैं इसे, सिलोम बोलते हैं। तो सबसे पहले जैसे ये मेरी आउटर बॉडी वॉल है, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है जिसे बोलते हैं गट वॉल, और उन दोनों के बीच में जो स्पेस है जहां पर हमारे सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उसको क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। अब इसी को अगर हम बीच में से कट करके स्टडी करते हैं, यानी हम इसका ट्रांसफर सेक्शन स्टडी करते हैं, तो फिर हमें डायग्राम कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। तो सीलोम का मतलब क्या होता है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसे बोल दिया हमने सीलोम। अब सीलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जिनके अंदर ये स्पेस प्रेजेंट है उन्हें तो क्या बोलेंगे, सिलोमेट्स। जिनके अंदर ये स्पेस प्रेजेंट है लेकिन मीजोडर्म से लाइन नहीं है उन्हें बोलेंगे सूडोसिलोमेट्स। और जिनके अंदर ये स्पेस प्रेजेंट ही नहीं है उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, एसिलोमेट। सिलोम होने की भी एक कंडीशन होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेस प्रेजेंट है तो हमने बोल दिया कि ये सिलोम है। इस स्पेस की जो लाइनिंग है वो पूरी की पूरी मीजोडर्म की होना चाहिए। जैसे आउटर लेयर हमने पढ़ी थी एक्टोडर्म होती है, इनर लेयर हमने पढ़ी थी एंडोडर्म होती है, ऐसे ही अब जो मीजोडर्म है, इस मीजोडर्म की लाइनिंग के अंदर ही ये पूरा स्पेस प्रेजेंट है। मतलब इसकी ऊपर की लाइनिंग भी मीजोडर्म की होगी, इसकी अंदर की लाइनिंग भी ये पूरी मीजोडर्म की होगी। जो बीच में स्पेस प्रेजेंट है इस स्पेस को क्या बोलेंगे, सिलोम। अब हम एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में।
प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, इसी को क्या बोला गया है? सीलोम। लेकिन सीलोम होने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। जो कैविटी प्रेजेंट है अगर वो मीजोडर्म से लाइन है तो उसे हम सीलोम बोलेंगे। जिन एनिमल्स में सीलोम प्रेजेंट है, एनिमल्स पजेसिंग सीलोम, उन्हें बोलते हैं सीलोमेट्स। इसका एग्जाम्पल है एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। मतलब एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक सारे कौन से हैं? सिलोमेट्स हैं। अब कुछ एनिमल्स में क्या होता है, द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इंस्टेड मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। दूसरा डायग्राम हमने जो देखा था, यहाँ पर कैविटी तो प्रेजेंट है लेकिन इसकी लाइनिंग मीजोडर्म की नहीं है। यहाँ पर क्या है, मीजोडर्म ऐसे स्कैटर्ड है पाउचेस के फॉर्म में, तो इसे हमने क्या बोल दिया? स्यूडोसिलोमेट्स। मतलब सिलोम है ऐसा लग रहा है लेकिन एक्चुअली में ये सिलोमेट्स नहीं है। मीजोडर्म एक पाउच के फॉर्म में, इसके अंदर अलग अलग पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इन एनिमल्स को, इन ऑर्गेनिजम्स को आप क्या बोलोगे? सूडोसिलोमेट्स। Such a body cavity is called pseudocoelom and the animals possessing them are called pseudocoelomates. इसका एग्जाम्पल है एस्केहेलमिंथीज। फिर इसके बाद आते हैं एसिलोमेट्स। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट्स, जैसे कि प्लेटीहेलमिंथीज। इनके अंदर क्या होता है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो क्या पढ़ा हमने सिलोम में? बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो स्पेस है उसे सिलोम बोलते हैं अगर वो मीजोडर्म से लाइन है तो। और उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिलोमेट्स, जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होती है। बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म, उसे सिलोम बोलते हैं। एनिमल्स जैसे एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपॉड्स, इक्वाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, इन सबके अंदर सिलोम प्रेजेंट होती है। सूडोसिलोमेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? जिनमें बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, इंस्टीड मीजोडर्म कैसे प्रेजेंट होती है? एज स्कैटर्ड पाउचेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सिर्फ एस्केहेलमिंथीज के अंदर आपको स्यूडोसिलोमेट्स देखने को मिलेंगे। एसिलोमेट्स में क्या होगा? एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, यहाँ पर कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिंथीज। अब पढ़ते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। अब इसका हम सीधे एग्जांपल ही पढ़ते हैं, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर क्या होता है, बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। जैसे अर्थवॉर्म की बॉडी आपने देखी है, इस तरीके से सेगमेंट्स होते हैं। तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये सिर्फ एक्सटर्नल बॉडी को डिवाइड नहीं करते, ये पूरे अंदर तक सेगमेंट्स रहते हैं इनकी। एक्सटर्नल प्लस इंटरनली इनकी बॉडी जो है इन सेगमेंट से डिवाइडेड रहती है और इनके अंदर इन सेगमेंट्स का रिपीटेशन होता है। इन सेगमेंट्स को बोलते हैं मेटामियर्स और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। सेगमेंट्स को क्या बोला? मेटामियर्स, और मेटामेरिज्म बोल दिया फिनोमेना को। तो इनके जो सेगमेंट्स हैं अर्थवॉर्म के अंदर वो आउटर से लेके इनर तक पूरे एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड रहते हैं और इस फिनोमेना को बोल देते हैं मेटामेरिज्म। अब नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड जो होती है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड है। अभी हमने देखा कि जर्म लेयर्स से ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, बॉडी के पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है। तो नोटोकॉर्ड कहाँ से फॉर्म होती है? नोटोकॉर्ड मीजोडर्म से फॉर्म होती है। अब नोटोकॉर्ड के क्या फीचर्स हैं? ये मीजोडर्मली डिराइव्ड होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है और कहाँ पे फॉर्म होती है? डॉर्सल साइड पे। अब डॉर्सल साइड का क्या मतलब होता है? हमारी बॉडी में 2 साइड्स होती हैं, सभी ऑर्गेनिज्म में 2 साइड्स होती हैं। जो फ्रंट हमारी बॉडी का है इसे बोलते हैं वेंट्रल सरफेस और जो बैक हमारी बॉडी का होता है उसे बोलते हैं डॉर्सल सरफेस। तो इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फ्रंट होगा वो वेंट्रल होगा और जो बैक होगा वो डॉर्सल होगा। तो नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? हमारे बैक में। और कब होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कुछ ऑर्गेनिजम्स में डॉर्सल साइड पे नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। कैसी होती है ये? रॉड लाइक होती है, मीजोडर्म से ये डिराइव्ड होती है। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। जिनके अंदर नोटोकॉर्ड, अब सबके अंदर नहीं बनता नोटोकॉर्ड, जिनके अंदर बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स। एंड दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता उन्हें बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। और उसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स। पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्म्स तक, यानी कि पूरे के पूरे स्टार्टिंग वाले जितने भी फाइलम्स हैं, पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्म्स, किसी के भी अंदर नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट। और कॉर्डेटा के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इन्हें क्या बोल दिया? कॉर्डेट्स।
क्या पढ़ा हमने सेगमेंटेशन में? बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है, सीरियल रिपीटेशन होता है कुछ ऑर्गन्स का और पार्ट्स का, जैसे कि अर्थवॉर्म में। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। फिनोमेना को क्या बोल दिया? मेटामेरिज्म। ऐसे ही नोटोकॉर्ड में हमने क्या पढ़ा? मीजोडर्मली डिराइव्ड होती है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, डॉर्सल साइड पे बनती है, बॉडी के बैक साइड पे बनती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जिनके अंदर प्रेजेंट होती है उन्हें बोलते हैं कॉर्डेट्स, और जिनके अंदर एब्सेंट होती है उन्हें बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। अब अभी तक हमने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े हैं उनके बेसिस पे अब इन ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस। अब यहाँ पर सबसे पहले हम किंगडम कौन सा पढ़ रहे हैं? एक मिनट। किंगडम कौन सा पढ़ रहे हैं हम? एनिमेलिया। एनिमेलिया में सारे ऑर्गेनिजम्स हमने देखा था मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्यूलर लेवल था वो किसके अंदर मिल रहा था? पोरीफेरा के अंदर। पोरीफेरा के अंदर सिमेट्री कैसी मिल रही थी? सारे मोस्टली एसिमेट्रिकल थे। बॉडी कैविटी और सिलोम इनके अंदर नहीं था, ये थे एसिलोमेट्स। अब नेक्स्ट आपने देखा कि टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कहाँ देखने को मिल रहा है? तो जो सिलेंट्रेटा होते हैं जिनका अदर नेम निडेरिया है, और टीनोफोरा, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? टिश्यू सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। रेडियल सिमेट्री आपको किसके अंदर देखने को मिल रही है? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर रेडियल सिमेट्री है, और ये दोनों भी कैसे हैं? एसिलोमेट। मतलब पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा कैसे हैं? एसिलोमेट हैं। रेडियल सिमेट्री इन दोनों के अंदर है, यहाँ पर पोरीफेरा तो एसिमेट्रिकली था। अब बाइलेटरल सिमेट्री कहाँ पर देखने को मिलती है? पूरा प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डेट्स तक सारे के सारे बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं। अब जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं थी उसका एग्जाम्पल था प्लेटीहेल्मिन्थस। जिनके अंदर सूडोसिलोमेट्स थे, फॉल्स बॉडी कैविटी थी, वो थे एस्केहेल्मिन्थस। और जिनके अंदर ट्रू सिलोम यानी कि ट्रू सिलोम प्रेजेंट था, सिलोमेट्स थे वो, उन्हें बोलते हैं एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा और हेमिकॉर्डेटा। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? ये बेसिकली रिवीजन है, जो अभी तक हमने फीचर्स पढ़े हैं उनको इस तरीके से क्लासिफाई करके समझ लिया। ये टेबल आप अच्छे से समझ के याद कर सकते हैं। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब्ड। अब सारे के सारे फाइलम्स को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर क्या आते हैं? द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं हम, पोरीफेरा के अंदर आते हैं स्पंजेस। दे आर जनरली मेराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। पढ़ चुके हैं हम कैसे होते हैं ये? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जनरली मेराइन होते हैं, फ्रेश वाटर नहीं होते। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स। इनको क्या बोला जाता है? प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स बोला जाता है, क्योंकि ये फाइलम सबसे लोअर फाइलम है। सबसे हायर फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। सबसे एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म कहाँ देखने को मिलते हैं? कॉर्डेट्स में। इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया है? प्रिमिटिव मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स। इनके अंदर क्या है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप समझते हैं कि पोरीफेरा के अंदर ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होता है ये कैसा होता है। ये सपोज जो पोरीफेरा है, स्पंजेस, उनकी बॉडी इस तरह की है। इसमें एक आउटर ओपनिंग है जिसको बोलते हैं ऑस्किलम, और इनकी बॉडी पर क्या है? ऐसे छोटे छोटे मिनट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को क्या बोलेंगे? इन पोर्स को बोलेंगे ऑस्टिया। और ये जो सेंट्रल कैविटी है इनकी बॉडी की, जो अंदर की कैविटी है, इसे बोलते हैं स्पंजोसील। इस स्पंजोसील को क्या बोलेंगे? सेंट्रल कैविटी। तो अब इस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है? वाटर जो है वो बाहर से इन मिनट पोर्स से इनकी बॉडी में एंटर करता है। वाटर क्या करता है? बाहर से इन मिनट पोर्स से इनकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और इस ऑस्किलम से यहाँ से बाहर निकल जाता है। और ये वाटर अपने साथ क्या लेकर आता है? फूड भी लेकर आता है, जिससे इनका न्यूट्रिशन हो जाता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारी चीजें इस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ही होती हैं। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, वाटर एंटर्स थ्रू मिनट पोर्स ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल। तो ये ऑस्टिया कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इनकी बॉडी वॉल पर प्रेजेंट होते हैं। वाटर इनसे एंटर होके, बॉडी वॉल से, ऑस्टिया से एंटर होके जाता है इनटू अ सेंट्रल कैविटी। इस सेंट्रल कैविटी को क्या बोला था हमने? स्पंजोसील। तो ऑस्टिया से होता हुआ ये वाटर स्पंजोसील में जाता है, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्किलम। और ऑस्किलम से होता हुआ ये वाटर बॉडी से बाहर निकल जाता है। This pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. तो ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में हेल्पफुल होता है। अब कोएनोसाइट्स होते हैं और कॉलर सेल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं फाइलम पोरीफेरा के। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? दे लाइन द स्पंजोसील एंड द कैनाल्स।
कहाँ पर होते हैं ये जो इनकी बॉडी कैविटी है स्पंजोसील, यहीं पर ये कोएनोसाइट्स इसकी लाइनिंग करते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये स्पेसिफिक होते हैं पोरीफेरा के, क्या होते हैं, कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। अब इनका डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पंजन फाइबर्स। तो इनका जो स्केलेटन होता है स्पंजेस का, वो किसका बना होता है, स्पिक्यूल्स और स्पंजन फाइबर्स होते हैं। इनकी पूरी बॉडी का स्केलेटन सपोर्टिव स्ट्रक्चर कौन बनाता है, स्पिक्यूल्स और स्पंजन फाइबर्स। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट। अब इनका जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में। तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, द एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। एग्स और स्पर्म्स कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए बोला है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि बॉडी का कोई एक पार्ट टूट के गिर जाता है और वही पार्ट पूरे के पूरे नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। तो ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पंजेस में। और सेक्सुअली ये लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स क्या होते हैं, एग्स और स्पर्म्स जो होते हैं वो गैमेट्स होते हैं, और इनके फ्यूजन से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पंजेस के अंदर। फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, इंटरनल हो गया, और डेवलपमेंट कैसा हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पर एक लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। दो तरह का डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा ही दिखता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है कि हमारे जो बेबीज होते हैं वो बाय बर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ ही बिल्कुल अपने पेरेंट से रिजेंबल करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उनके जो बेबीज होते हैं, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो बर्थ के टाइम पे बिल्कुल डिफरेंट टाइप के दिखाई देते हैं। अपने पेरेंट्स से मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रो करते करते अपने पेरेंट जैसे दिखने लगते हैं। तो जब ऑफस्प्रिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ सेम पेरेंट जैसा दिखाई दे तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर ऑफस्प्रिंग पेरेंट जैसा ना दिखाई दे, एक लार्वल स्टेज में आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट में बीच में एक लार्वल स्टेज आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब हम ये डायग्राम्स देख लेते हैं। जो फर्स्ट डायग्राम है वो है सिकॉन, जो सेकंड डायग्राम है वो किसका है, यूस्पोंजिया का है, और जो सी है वो है स्पंजिला। अब हमने पढ़ा था कि स्पंजेस कैसे होते हैं, स्पंजेस मोस्टली मेराइन होते हैं, लेकिन स्पॉन्जिला कैसा है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। मोस्टली कैसे होते हैं, ये मेराइन होते हैं, लेकिन स्पॉन्जिला कैसा है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से देखना है। अब अभी तक हमने पोरीफेरा में जो भी पढ़ा है एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने, फाइलम पोरीफेरा, मेंबर्स इसके क्या होते हैं, स्पंजेस। जनरली क्या पढ़ा हमने कि मेराइन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स बोलते हैं इनको। इनके अंदर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनके अंदर एक वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैनाल सिस्टम में क्या होता है, वाटर एंटर्स थ्रू मिनट पोर्स ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल। ये ऑस्टिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी वॉल पे। वाटर इनसे एंटर होता है इनटू अ सेंट्रल कैविटी जिसको बोलते हैं स्पंजोसील, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्किलम। बॉडी से बाहर निकल जाता है ये ऑस्किलम से। इस पाथवे को क्या बोलते हैं, ये किस चीज में हेल्पफुल होता है, इसे बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये हेल्पफुल होता है फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, और रिमूवल ऑफ वेस्ट में। द सेंट्रल कैविटी स्पंजोसील इज लाइंड बाय कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। जो सेंट्रल कैविटी थी स्पंजोसील, उसकी लाइनिंग कौन करता है, ये कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स करते हैं। ये स्पेसिफिक होते हैं फाइलम पोरीफेरा के। दीज कोएनोसाइट्स लाइन बोथ स्पंजोसील एंड कैनाल्स। डाइजेशन कैसा होता है इसमें, इंट्रासेल्यूलर। बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पंजन फाइबर्स। तो इनका जो बॉडी स्केलेटन है वो सपोर्टेड रहता है स्पिक्यूल्स और स्पंजन फाइबर से। सेक्स कैसे होते हैं इनके अंदर, सेपरेट नहीं होते। इन्हें बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, जिसमें बोथ एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअली होता है फ्रेगमेंटेशन से, सेक्सुअली होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स से। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल है, डेवलपमेंट इनके अंदर इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इनके अंदर एक लार्वल स्टेज आती है जो कि मॉर्फोलॉजिकली यानी देखने में अपने एडल्ट से डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल हो गए सिकॉन स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज। अब नेक्स्ट फाइलम जो हम पढ़ेंगे वो है सिलेंट्रेटा। इसका अदर नेम क्या होता है, निडेरिया।
एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मेराइन होते हैं, सिसाइल और फ्री स्विमिंग होते हैं। अब सिसाइल का क्या मतलब होता है? सिसाइल का मतलब होता है नॉट मूविंग, यानी ये अपनी जगह से खुद से मूव नहीं कर सकते, इनके पास मूवमेंट के लिए कुछ नहीं होता। फ्री स्विमिंग क्या होते हैं? ये सीलिया फ्लैजिला की हेल्प से मूव करके आगे चले जाते हैं। अब इनकी सिमेट्री कैसी होती है? ये होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। हमने पढ़ा था सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा कैसे होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल। द नेम निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। इनका जो नेम है निडेरिया, वो इनके अंदर एक सेल प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स। इनकी वजह से इस फाइलम का नाम क्या है? निडेरिया। इन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इनके अंदर स्टिंजिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्टिंजिंग कैप्सूल्स को क्या बोलते हैं? निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं। क्या पढ़ा हमने? कि इनके अंदर कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं? इनको बोल रहे हैं नीडोब्लास्ट। ये पॉइजनस सेल्स होते हैं, नीडोब्लास्ट बोल रहे हैं या फिर हम इन्हें नीडोसाइट्स बोल रहे हैं। इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? स्टिंजिंग कैप्सूल्स। इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टिंजिंग कैप्सूल्स या फिर नेमेटोसिस्ट। स्टिंजिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं नेमेटोसिस्ट, जो कि पॉइजनस होते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स पे और बॉडी पे। जो इनकी बॉडी में ऐसे टेंटिकल्स निकले रहते हैं ना, इस तरीके के, ये टेंटिकल्स निकले हुए हैं, या तो इन पे प्रेजेंट रहते हैं या फिर इनकी बॉडी पे प्रेजेंट रहते हैं। और क्या बोलते हैं इन्हें? नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट। इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टिंजिंग कैप्सूल्स और नेमेटोसिस्ट। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज। अब क्योंकि ये इतने कांटे जैसे निकले होते हैं, तो एनकरेज यानी कहीं पर चिपकने के लिए हेल्प में रहते हैं, हेल्प करते हैं, डिफेंस के लिए हेल्प करते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इनके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, तो ये पॉइजनस स्टिंग निकाल के उसको चुबा देते हैं, तो उसमें से पॉइजन रिलीज हो जाता है, तो ये डिफेंस के भी काम आता है। एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे यानी अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी ये इन्हीं सेल्स को यूज करते हैं, उसको स्टिंग मार के उसको पॉइजन डाल देते हैं उसकी बॉडी में, और इस तरीके से ये एनकरेज, डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे के काम आता है। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन सा लेवल है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और 2 जर्म लेयर फॉर्म होती है इनके अंदर, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। They have a central gastrovascular cavity with a single opening mouth on hypostome. इनकी बॉडी की भी जो सेंट्रल कैविटी होती है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इसकी भी सिंगल ओपनिंग होती है। माउथ ऑन हाइपोस्टोम का मतलब होता है कुछ हाइपोस्टोम जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर माउथ प्रेजेंट होता है। और डाइजेशन कैसा है इनका? एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी है, इंट्रा सेल्यूलर भी है, दोनों तरह का डाइजेशन हो सकता है इनके अंदर। सम ऑफ द निडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किस चीज का स्केलेटन बन रहा है? कुछ निडेरियंस के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बन रहा है। निडेरियंस एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। अब इनके अंदर 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। मतलब जो निडेरियंस होते हैं वो या तो पॉलिप के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर मेड्यूसा के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब इन दोनों बॉडी फॉर्म्स के कुछ फीचर्स हैं। पॉलिप के क्या होते हैं? द फॉर्मर मतलब पॉलिप, पॉलिप के क्या होते हैं? ये सिसाइल होता है। सिसाइल का मतलब अपनी जगह से खुद से मूव नहीं कर सकता। सिलेंड्रिकल होता है। इनकी बॉडी कैसी होती है? इस तरीके से सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। ये एक ही जगह पर रहते हैं, मूव नहीं कर सकते खुद से। इनकी बॉडी कैसी है? ये सिलेंड्रिकल बॉडी है इनकी। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा और एडेम्शिया। तो पॉलिप का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये है एडेम्शिया का एग्जाम्पल, ये है पॉलिप। Whereas the later is umbrella shaped and free swimming like Aurelia और jellyfish। अब जो दूसरा बॉडी फॉर्म है वो कैसा है? ये है दूसरा बॉडी फॉर्म, ये है मेड्यूसा। ये कौन सा बॉडी फॉर्म है? ये है मेड्यूसा। कैसा है ये अम्ब्रेला शेप्ड है। और ये वाला फॉर्म कैसा था इनका? सिलेंड्रिकल शेप था। इसका एग्जाम्पल था हाइड्रा और एडेम्शिया। पॉलिप का एग्जाम्पल है एडेम्शिया और हाइड्रा, और मेड्यूसा का एग्जाम्पल है ऑरेलिया और जेलीफिश। तो ये 2 डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स के बारे में हमने स्टडी किया। कैसा था? पॉलिप और मेड्यूसा, दोनों के एग्जाम्पल हमने देख लिए। पॉलिप के एग्जाम्पल हो गए हाइड्रा और एडेम्शिया, और मेड्यूसा के एग्जाम्पल हो गए ऑरेलिया और जेलीफिश। Those nidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation metagenesis। अब कुछ निडेरियंस ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में दोनों बॉडी फॉर्म्स आते हैं उनकी लाइफ साइकिल में। तो पॉलिप भी आते हैं और मेड्यूसा भी आते हैं। तो जो दोनों फॉर्म्स एग्जिबिट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी पहले वो पॉलिप रहे होंगे तो वो मेड्यूसा बना लेंगे एसेक्सुअली, और बाद में वो क्या करेंगे? मेड्यूसा से पॉलिप बना लेंगे सेक्सुअली। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। जैसे पॉलिप है तो पॉलिप क्या करेंगे? पॉलिप के अंदर होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये बना लेंगे मेड्यूसा।
और मेड्यूसा के अंदर क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये बना लेंगे पॉलिप। इस तरीके से इनके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। तो कुछ निडेरियंस दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका मेटाजेनेसिस का ओबेलिया। ओबेलिया में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हुआ, फाइजेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया, सी एनिमोन, पेनाटुला, सी पेन, गोर्गोनिया, सी फेन एंड मिएंड्रिना, ब्रेन कोरल। एग्जाम्पल्स को आप अलग से पूरा चार्ट बनाकर अच्छे से याद करो, तभी आपको याद होंगे। डायग्राम्स इसके हमने साथ के साथ स्टडी कर ही लिए हैं। ये डायग्राम जो है ये नीडोब्लास्ट का है, जो इनके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये निमेटोसिस्ट प्रेजेंट है। नीडोब्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, जो पॉइजन स्टिंग होते हैं। अब हमने सिलेंट्रेटा में जो भी पढ़ा हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका अदर नेम क्या है, निडेरिया। एक्वेटिक है, मोस्टली मेराइन है, ये भी सिसाइल है, फ्री स्विमिंग है, दोनों फॉर्म है इसके अंदर। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। नेम निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट। इनके अंदर स्टिंजिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं नीडोब्लास्ट, और इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन नीडोब्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं निमेटोसिस्ट। और ये कहाँ पर होते हैं, इनके टेंटिकल्स पे और बॉडी पे प्रेजेंट हो सकते हैं। Nematocyst is produced inside nidoblast cells. It contains a hollow, coiled thread that secrete a poison to capture prey and protect from enemies. इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये पॉइजन थ्रेड होता है निमेटोसिस्ट का, और इसकी मदद से ये लोग क्या करते हैं, पॉइजन सिक्रीट कर देते हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए या फिर अपने आप को एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट स्टिंजिंग सेल्स किस चीज में यूज होते हैं, एनकरेज के लिए यूज होते हैं, डिफेंस के लिए यूज होते हैं, कैप्चर ऑफ प्रे के लिए यूज होते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सिलेंट्रेटा में, डिप्लोब्लास्टिक है। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम क्या होता है, कुछ ऐसा रेज्ड प्रोट्यूबरेंस स्ट्रक्चर होता है ऑन द माउथ दैट इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। चारों तरफ से टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके ऊपर माउथ प्रेजेंट होता है। इंजेक्शन ऑफ फूड में ये हेल्प करता है। डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर दोनों तरीके का है। सम हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल्स के अंदर स्केलेटन कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। दो बेसिक बॉडी फॉर्म में एग्जिबिट करते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा में प्रेजेंट हो सकते हैं। पॉलिप कैसा है, सिसाइल है, मूव नहीं कर सकता, सिलेंड्रिकल बॉडी है इनकी, और ये कैसे हैं, फ्री स्विमिंग है, इनकी अम्ब्रेला शेप की बॉडी है। पॉलिप का एग्जाम्पल है हाइड्रा और एडेम्शिया, और मेड्यूसा का एग्जाम्पल है ऑरेलिया और जेलीफिश। मेटाजेनेसिस भी शो कर रहा है इनके अंदर, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जो निडेरियंस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिप मेड्यूसा बना लेते हैं एसेक्सुअली, और मेड्यूसा फिर से पॉलिप बना लेते हैं सेक्सुअली। इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया, क्या करता है ये, मेटाजेनेसिस शो करता है। एग्जाम्पल है फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं इसको, एडेम्सिया इसको बोलते हैं सी एनेमोन, पेनाटुला का अदर नेम है सी पेन, गोर्गोनिया का अदर नेम है सी फैन, मिएंड्रिना का अदर नेम है ब्रेन कोरल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फाइलम टीलोफोरा। टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। क्या बोलते हैं हम इनको, सी वॉलनट्स बोल सकते हैं या फिर कॉम जेलीज। क्यों बोलते हैं अभी देखते हैं। ये होते हैं एक्सक्लूसिवली मेराइन, यानी ये सिर्फ मेराइन वाटर में मिलते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों रेडियल सिमेट्री है, दोनों डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये सेम है दोनों का। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। अब इनकी बॉडी आप यहाँ से समझो, ये जो डायग्राम है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 8 सीलिएटेड कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके के 8 कॉम प्लेट्स होते हैं, इसीलिए इन्हें कॉम जेलीज बोलते हैं, जो हेल्प करते हैं इनके लोकोमोशन में। डाइजेशन कैसा होता है इनका, ये भी बहुत एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर है। बायोल्यूमिनेसेंस इनके अंदर एक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है टीनोफोरा में, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। अंधेरे में चमकने वाली प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ये इनके अंदर वेल मार्क्ड प्रेजेंट होती है टीनोफोर्स में। सेक्स इनके अंदर सेपरेट नहीं है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, यहाँ पर सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल नहीं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या, वही एक लार्वल स्टेज आएगी इनमें भी, और जो ऑफस्प्रिंग होगा वो एडल्ट जैसा नहीं दिखेगा एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्या पढ़ा हमने टीनोफोरा में, सी वॉलनट्स हैं, कॉम जेलीज भी बोल रहे हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन है, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं इनके बारे में। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। इनकी बॉडी में क्या है, 8 एक्सटर्नल रोज है सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स की। क्यों है, वो लोकोमोशन में हेल्प करने के लिए। बायोल्यूमिनेसेंस इनके अंदर एक वेल मार्क्ड प्रॉपर्टी है टीनोफोर्स के अंदर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट।
सेक्सेस इनके सेपरेट नहीं है मतलब ये भी हर्माफ्रोडाइट है। रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सेक्सुअल मीन्स से हो रहा है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है मतलब लार्वा प्रेजेंट है। एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना। डायग्राम हमने इसका देख ही लिया है, ये प्लूरोब्रेकिया का डायग्राम है। क्या पढ़ा हमने टीनोफोरा में, इनको कॉमनली बोल रहे हैं सी वॉलनट्स और कॉम जेलीज। एक्सक्लूसिवली मैराइन है, अभी तक में ये पहला फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मैराइन है। रेडियल सिमेट्री इसमें भी है, सिलेंट्रेटा में भी है। डिप्लोब्लास्टिक इसमें भी है, सिलेंट्रेटा में भी है। टिश्यू लेवल यहाँ भी है, सिलेंट्रेट्स में भी है। इसके अंदर स्पेशल क्या है, बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स जो कि लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। डाइजेशन यहाँ एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों है, सिलेंट्रेट्स में भी एक्स्ट्रा और इंट्रा है। बायोल्यूमिनेसेंस सिर्फ टीनोफोरा के अंदर है। क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। वेल मार्क्ड फीचर है ये टीनोफोर्स के अंदर। सेक्स सेपरेट नहीं है तो ये भी हर्माफ्रोडाइट हो गए। रिप्रोडक्शन इनके अंदर सिर्फ सेक्सुअल मीन से हो रहा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल क्या हो गए इसके, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन से लेके फाइलम टीनोफोरा तक कंप्लीट पढ़ा दिया है, साथ ही साथ मैंने नोट्स भी रिवाइज करवाए हैं। ये चैप्टर है थोड़ा डिफिकल्ट, आपको लगेगा ऐसा कि आपको याद नहीं हो रहा है, दिमाग में चीजें बैठ नहीं रही और एक बार में तो आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा। इसीलिए इस चैप्टर को आप बार बार रीड करिए, बार बार इसके एग्जाम्पल याद करिए, धीरे धीरे ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस से आगे पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।